हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे ईबीएस प्रैक्टिस। रीड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और जो लोग सीटेट की यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, रीट में भी पूछे गए हैं, कुछ सीटेट में और यूपी टेट में भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। और इस वीडियो में 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बहुत कम टाइम में, और अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में सेट करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आधार का काम करता है, बेस का काम करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है नागोया प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल, सिंगापुर प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल। तो चार ऑप्शन हैं आपके सामने, आप करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। विश्व जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? विश्व जैव विविधता, क्या पूछा है आपसे? जैव विविधता संरक्षण। तो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है ऑप्शन फर्स्ट, नागोया प्रोटोकॉल। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वातावरण से तात्पर्य है। आप सभी ने ईबीएस की प्रैक्टिस की कहा था, तो ईबीएस की प्रैक्टिस क्लास भी रहेगी और बीच बीच में डिटेल क्लास भी हम डिस्कस करते रहेंगे ईबीएस के लिए। तो 12 PM पर डे आपकी क्लास रहा करेगी, तो आप लोग रेडी रहा करिए 12 PM पर। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और उनको बताएं कि एक्सपर्ट ओपिनियन से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सेकंड क्वेश्चन है, वातावरण से तात्पर्य है आसपास के प्रकाश का, किसी स्थान की जलवायु का, किसी स्थान का मौसम और किसी स्थान का संपूर्ण परिवेश। तो अब वातावरण के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किससे संबंधित है? तो हमारा एनवायरनमेंट है जो कि किसी भी स्थान का परिवेश होता है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या है वातावरण? क्या है पर्यावरण या वातावरण? पर्यावरण या वातावरण एक दूसरे के समानार्थी हैं। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का परिवेश, ठीक है। किसी भी स्थान का, जहाँ हम रह रहे हैं वो स्थान हो या कोई भी स्थान हो, वहाँ का चारों तरफ का परिवेश ही वहाँ का वातावरण या पर्यावरण होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंडा प्रदेश में, विषुवत रेखीय सदाबहार वन में, पतझड़ वन में या टैगा प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा जातिगत विविधता कहाँ पर पाई जाएगी? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर करेंगे। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा विषुवत रेखीय सदाबहार वन में। विषुवत रेखीय सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता, जातिगत विविधता पाई जाती है, ठीक है। जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा जातिगत विविधता कहाँ पाई जाएगी? विषुवत रेखीय सदाबहार वन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया में, यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में? तो सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, जैव विविधता मतलब जीवों में जो विविधताएं पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? सबसे ज़्यादा, सबसे कम कहाँ पाई जाएंगी? अफ्रीका महाद्वीप में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? दुर्लभ जाति है, विलुप्त जाति है, संकटग्रस्त जाति है या सुभेद्य जाति है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है संकटग्रस्त जाति। कैसी जाति? संकटग्रस्त जाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा जल्दी जल्दी इनको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। आवास में सम्मिलित होते हैं केवल जैविक घटक, केवल भौतिक घटक, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आवास में सम्मिलित होते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी स्थान का आवास हो जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर जैविक घटक भी होते हैं और भौतिक घटक भी होते हैं। तो आवास में जैविक और भौतिक दोनों ही घटक शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। एक और दो, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे आवास के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का कौन सा उदाहरण होगा? जीवन मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, जंतुआलय या अभ्यारण्य? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, जंतुआलय। जंतुओं का जो घर होता है वो बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
साइलेंट वैली की चर्चित होने का कारण है। जो साइलेंट वैली है उसका चर्चा में रहने का रीज़न क्या है? घनी आबादी, विरल आबादी, जैव विविधता, इनमें से कोई नहीं। साइलेंट वैली किसके लिए चर्चित है, किसके लिए जानी जाती है, किसके लिए फेमस है? तो आप लोग को पता होगा, और नहीं पता हो तो अब जान लीजिए। साइलेंट वैली जो है वो जैव विविधता के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में है। साइलेंट वैली में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जीवों में अंतर विभेद पाया जाता है एक दूसरे के अंदर। जैव विविधता क्या है? जैसे आप देखते हैं आपके आसपास जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, मनुष्य में भी जो विविधताएं पाई जाती हैं, जो विभेद अंतर पाए जाते हैं, तो वो क्या है? विविधता, जैव विविधता कहलाती हैं। रंग रूप में हो सकता है, ठीक है, आकार में, वृद्धि में, शेप साइज जो भी है, सभी में विविधताएं देखने को आपको मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरण किसे कहते हैं? पवित्र पादप को, जंतु जगत को, पवित्र पर्वत को, पवित्र वन को। तो ओरण किसको कहेंगे ये आपको बताना है। ओरण, तो ओरण से हमारा तात्पर्य होता है पवित्र वन से, ठीक है। हम पवित्र वन को ओरण कहेंगे। किसको? पवित्र वन को हम ओरण कहेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और अपना स्कोर भी देखते रहें कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, और अपने सुझाव भी मुझे देना कि मैं इसमें लेवल को हाई कर दूं या अभी इसी तरीके का लेवल रखा जाए। और गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन 10 है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, और फोर्थ ऑप्शन है केरल। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी विहार आप सभी को पता है, घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। केवलादेव, रणथंभौर, घाना पक्षी विहार, ये सभी कहाँ पर हैं? ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल स्टार करके रखिए, रीट वाले इसको। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा रणथंभौर, केवलादेव, ये सभी राजस्थान में, इनको भी आप याद रखेंगे। और इसके अलावा स्पेशल मैंने अभयारण्य और आपका राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड वीडियो भी डाली हुई है स्पेशली, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिए। और स्पेशल मैंने राजस्थान की अलग डाल रखी है, जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है? गढ़वाल, हिमालय, विरुंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर, हवाई। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? फूलों की घाटी। अच्छा ये बताइए, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं, है ना। उत्तराखंड को क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पर? गढ़वाल, हिमालय में। क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। गढ़वाल, हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है, और उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। अगला है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, अरावली में, या पूर्वी घाट में। वनस्पति और जंतु, पेड़ पौधों में और जंतुओं में सबसे ज़्यादा विभेद, सबसे ज़्यादा अंतर, सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाएगी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में वनस्पतियों में और जंतुओं में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। कहाँ पर? अपने इंडिया में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपने इंडिया में, ठीक। आगे चलते हैं। आवास के जैविक घटक हैं केवल जंतु, केवल वनस्पतियां, केवल कुछ विशिष्ट जीव, या समस्त जीव। अब आप इसका तो इजीली आंसर कर लेंगे कि आवास क्या है? आवास के घटक क्या हैं? समस्त जीव, जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी आवास के घटक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट होगा, समस्त जीव जो हैं आवास के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सतत एवं भली भांति होती है? तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है कंटिन्यूअस और पूरी तरह से? ऑप्शन है आवास, भोजन, वनस्पति, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप आंसर करेंगे। तो कल इसके बारे में मैंने एक बार बोला भी था लाइव क्लास में, तो यहाँ पर पहले करेक्ट आंसर कर लेते हैं वनस्पति। मैंने कहा था हम लोग सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम जैसे मान लीजिए आपकी सर्विस लग जाती है, उसके बाद आप ये कहें कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या भोजन जो प्राप्त करना होता है, तो हम वो वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे आसपास में ऐसे
चीज़ें हैं, ऐसे मतलब लोग हैं जिनकी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है और हम दूसरों की करते हैं और लोग हमारी करते हैं, तो एक दूसरे के सहयोग से ही हमारा जीवन संभव हो पाया है। ठीक है, तो वनस्पतियाँ जो होती हैं जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, क्योंकि वनस्पति अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उत्पादक हैं, और हम लोग क्या हैं, उपभोक्ता हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है, यानी कि एक दूसरे पर जो आश्रित रहकर जो काम करते हैं बगुला और भैंस, वो संबंध क्या कहलाता है? सहभागिता कहलाएगा, सहभोजिता कहलाएगा, सहजीविता कहलाएगा, या परभक्षण कहलाएगा। आपने देखा होगा भैंस की पीठ पर बगुला बैठा रहता है और भैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये एक दूसरे का जो संबंध है इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सहभागिता। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि जो बगुला होता है, बगुला जो होता है या कौवा जो होता है, वो भैंस की पीठ पर ऐसे ऐसे कीटों को खाता है, ऐसे छोटे छोटे कीटों को, जो जिनसे भैंस को परेशानी रहती है, तो उससे भैंस का भी प्रॉफिट होता है और बगुले का भी होता है, क्योंकि बगुले की भूख शांत होती है। तो दोनों के बीच में जो अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे पर आश्रित रहने का, एक दूसरे की हेल्प करने का, और जिससे एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, उसको हम कहेंगे सहभागिता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है। ये आवास करिएगा, यहाँ पर आवाज की जगह क्या होगा? आवास। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है। आपको सफल जीवन, बिल्कुल अच्छा जीवन यापन करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा लक्षण क्या है? प्रतिकूल है, अनुकूल है, समन्वय है, या संरक्षण है? आपको पता है कोई भी आवास किसी भी स्थान पर जहां आप रह रहे हैं, वहां उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में आपको अच्छा जीवन अगर यापन करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा अनुकूलन। अनुकूलन से आप अपना जीवन बहुत सुकून से अच्छे तरीके से यापन कर सकते हैं। एक कहावत भी है, जैसा देश वैसा वेश। तो जैसा हमारा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अनुकूलन कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा जीवन अच्छे से यापन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, उसमें 30 स्टूडेंट हैं। अब उन 30 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी किसी से बनती नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से जलस रखना, इस तरीके की क्रियाएं करता है, तो उसके जीवन में संघर्ष रहेगा। भले ही अपने आप को वो आपके सामने संतुष्ट दिखाए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अकेला ही बहुत हूँ, लेकिन अंदर से एक संघर्ष चलता है उसके अंदर, और उसका जीवन सफल तरीके से यापन नहीं होता। कब होगा? जब वह इन 30 बच्चों के साथ में समायोजन करेगा, अनुकूलन करेगा, इनके साथ में मिलजुल कर रहेगा, तो उसका जीवन सफल तरीके से यापन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। हेलोफाइट, ज़ेरोफाइट, एपीफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो एक पौधे पर दूसरा पौधा जब उगता है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एपीफाइट। यहाँ पर क्वेश्चन 17 के लिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट हुआ। एपीफाइट कहेंगे जब एक पौधे पर दूसरा पौधा उगता है, ठीक है, या होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको किस नाम से हम जानते हैं? पापुआन्स, एबॉर्जिन्स, एस्किमो, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के मूलतः निवासी हैं, उनको हम एबॉर्जिन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ करेक्ट हुआ। एबॉर्जिन्स कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? जो एस्किमो लोग होते हैं उनके द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में, टुंड्रा प्रदेश में इस तरीके से बर्फ से जो है अर्धगोलाकार आकार के आवास या घर बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ध्यान रखना, जब बर्फ से बनाने की बात होगी, सर्दियों की बात होगी तो क्या आएगा, और गर्मियों में जब घर बनाने की बात होगी तो क्या आएगा। दोनों ही एस्किमो प्रजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। उसको युर्त कहेंगे, क्राल कहेंगे, इग्लू कहेंगे, या ट्यूपिक कहेंगे। तो गाइज यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इग्लू। जो एस्किमो लोग होते हैं बर्फ से एक अर्धगोलाकार इस तरीके का घर बनाते हैं, ये उनका गेट होता है यहाँ पर, और ऐसे करके उनका घर होता है अर्धगोलाकार। इसको हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? इग्लू कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गर्मियों के लिए भी, तो इसीलिए मैं उसके बारे में नहीं बता रही हूँ, वहाँ पर हम बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? वेदा, एस्किमो, पिग्मी, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ों पर निवास करने वाली जनजाति, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी को स्टार करके रखिए। मैं बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे आपका टाइम सेव करना है, मुझे आपका टाइम बचाना है, आपका टाइम कंज्यूम नहीं करना।
है ना। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको बताऊँगी। फालतू में आपका टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके टाइम की मेरे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो जो जनजाति वृक्षों पर निवास करती है उसको हम पिग्मी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्षों पर निवास करने वाली प्रजाति या जनजाति को हम क्या कहेंगे, तो पिग्मी कहेंगे, ठीक है। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है। आ गया क्वेश्चन आपके सामने। जो एस्किमो लोग होते हैं सर्दियों में जो बर्फ का घर बनाते हैं अर्ध गोलाकार, उसको हम क्या कहते हैं, इग्नू कहते हैं या इग्लू कहते हैं। और जो ग्रीष्मकालीन घर होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ट्यूपिक। ऑप्शन यहाँ सेकंड करेक्ट होता है, ठीक है। ट्यूपिक कहेंगे और सर्दियों वाले को इग्लू या इग्नू कहेंगे। गाइज, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ऐसे ही पर डे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाता है। जीवों का ऐसा संबंध, जीवों का एक दूसरे के साथ में ऐसा रिलेशन जिसमें एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, किसी तरीके की कोई हानि नहीं होती, एक दूसरे से हमेशा प्रॉफिट होता है, उसको क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे, परभक्षण कहेंगे, सहोपकारिता कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ करेक्ट आंसर होगा सहोपकारिता, ठीक है। सहोपकारिता या फिर सहभागिता, ठीक है। सहभागिता और सहोपकारिता एक ही बात है, वही बगुले और भैंस वाला एग्जाम्पल यहाँ फॉलो होता है। एक दूसरे से लाभ होता है, किसी को कोई हानि नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर नहीं है। ऑप्शन है मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, गिरगिट। उभयचर जीव, उभयचर जीव कौन से होते हैं, जो जल और थल दोनों में निवास करते हैं। तो आपको पता है मेंढक जल में भी रह लेता है और थल में भी रह लेता है, यानी पानी में भी रहेगा और पृथ्वी पर भी रह सकता है। ऐसे ही मगरमच्छ है, पानी में भी रह सकता है और पृथ्वी पर भी रह सकता है। सेम कछुए की कंडीशन होती है, पानी में भी रह सकता है और पृथ्वी पर भी रह सकता है। तो ये तीनों उभयचर हैं। पूछा क्या है आपसे, कौन सा उभयचर नहीं है, तो गिरगिट जो है ये उभयचर नहीं है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों हैं इसलिए ये गलत हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्पाइरोगायरा, हाइड्रला और यूरोथ्रिक्स हैं, ये क्या हैं, मरोदभिद हैं, जलोदभिद हैं, उभयचर हैं, इनमें से कोई नहीं। स्पाइरोगायरा, हाइड्रला एवं यूरोथ्रिक्स ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जलोदभिद हैं। क्या हैं, ये तीनों जलोदभिद हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आपका करेक्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। डैश के विभिन्न जीव एक दूसरे की डैश में पारस्परिक संतुलन बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन रख के देखेंगे, किसी स्थान के विभिन्न जीव एक दूसरे की जाति में पारस्परिक संतुलन बनाए रखते हैं, नहीं होगा। आवास के विभिन्न जीव एक दूसरे की जाति में पारस्परिक संतुलन बनाए रखते हैं, ये भी नहीं होगा। आवास के विभिन्न जीव एक दूसरे की जनसंख्या में पारस्परिक संतुलन बनाए रखते हैं, ये बात सही है। जो आवास के विभिन्न जीव होते हैं वो एक दूसरे की जनसंख्या में संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे ये लोग एक आवास के हैं, ये दूसरे आवास के हैं, तो एक दूसरे की जनसंख्या में परस्पर संबंध बनाए रखते हैं या संतुलन बनाए रखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव नहीं है। बंदर, गाय, मगरमच्छ, व्हेल मछली। स्तनपायी जीव कौन सा नहीं है, तो यहाँ आप देखिए बंदर स्तनपायी होता है तो ये गलत हो गया, गाय स्तनपायी होती है ये भी गलत हो गया, और व्हेल मछली भी स्तनपायी होती है इसलिए ये भी गलत हुआ। तो स्तनपायी कौन सा नहीं है, यहाँ पर मगरमच्छ जो है स्तनपायी नहीं होता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ऑप्शन है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, या नेपाल का। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल का एक भाग है। क्या है, नेपाल का एक भाग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो जो पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर, जो पेड़ है उसकी सबसे ऊंची डाल जो होगी उस पर घोंसला बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, शक्करखोरा, कलचिड़ी, कौआ, फाख्ता। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाएगा उसको हम कौआ कहते हैं। कौआ हमेशा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी अपना जो है घोंसला नहीं बनाता, वो हमेशा कौए के घोंसले में ही अपने अंडे देता है। तो ध्यान रखना, कोयल ऐसा चतुर पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता और कौए के घोंसले में अंडे देता है। क्योंकि कौए के और कोयल के अंडों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो कौआ पहचान नहीं पाता है और कोयल जो है वो कौए के घोंसले में अंडे देती है। आगे अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन है, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई 89 मीटर है।
यह नेपाल का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई 89 मीटर है। यह भारत का भाग है और चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये भारत का भाग नहीं है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ना इसकी ऊंचाई इतनी है। यह तिब्बत का भी भाग नहीं है और ना इसकी ऊंचाई इतनी है। अगर आपको एक चीज़ भी पता है, या तो ऊंचाई पता है या ये पता है कि किसका भाग है, तो आप इन दोनों को तो बिल्कुल अलग कर देंगे। अब आप आएंगे यहाँ पर, आपको पता है 89 मीटर, 89 मीटर, ये बात सही है, लेकिन क्या ये जम्मू कश्मीर का भाग है? नहीं, ये किसका भाग है? ये नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है लगभग, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होता है। और आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में ये नेपाल का ही एक भाग है जिसको हमारे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। जो मछली घर होता है उसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो मछली घर में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? ऑप्शंस हैं, पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर हवा वाला पंप क्यों रखा जाएगा? शोभा बढ़ाने के लिए तो नहीं रखा जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन को आप कट कर देंगे। पानी को साफ करने के लिए ये भी नहीं, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए नहीं, क्योंकि मछली घर की बात हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। हवा वाला पंप क्यों रखा जाएगा? क्योंकि हवा के थ्रू ऑक्सीजन जाएगा और ज़्यादा ऑक्सीजन पानी में घुला रहेगा तो मछलियाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी और उनका जीवन अच्छा बना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, इसलिए होता है क्योंकि बगुला। अब देखिए, यही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भैंस की पीठ पर जब आप बगुले को बैठा देखते हैं तो वह क्यों बैठा रहता है, क्या रीजन है? ऑप्शन है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। अब देखिए, आप सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे? आपको पता है कि भैंस की पीठ पर बैठा है, तो घास में पाए जाने वाले कीटों की बात कहाँ से आ गई? घास पे थोड़ी बैठा है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है? नहीं, गाना अगर पसंद है तो कहीं भी गा सकता है, जरूरी नहीं है भैंस की ही पीठ पर गाया जाए। उसे थोड़ा आराम करना होता है या आराम मिलता है? नो, ऐसा नहीं। भैंस की पीठ पर वह परजीवी कीट खाता है, ऐसे कीटों को खाता है जिससे भैंस को भी लाभ होता है और बगुले का भी लाभ होता है। तो दोनों में सहभागिता या सहोपकारिता का संबंध होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवार और फर्श को लेपा जाता है, क्यों? ऑप्शन है, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर करेंगे। जो गांव में आपने देखा होगा गोबर से झोंपड़ी को लीप दिया जाता है, दीवारों को, उसके फर्श को, तो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कीटों को दूर रखने के लिए, जो कीट होते हैं, गोबर जब लीप दिया जाता है तो उससे कीट दूर रहते हैं, ठीक है, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो गोबर से जो फर्श और दीवार को लिपा जाता है वो क्यों लिपा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए। स्टार करके रखें, ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे, तो कीटों को दूर रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेफेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़ा मकोड़ा और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शंस हैं, असम में, मेघालय में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो एक नेफेंथीज नाम का पौधा होता है, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं दिखा दूंगी आपको। इस तरीके से घड़े के आकार का होता है और ऐसे उसके ऊपर ढक्कन टाइप का लगा रहता है। तो ये क्या करता है, छोटे छोटे कीटों को, मेंढक, कीड़ा मकोड़ा, जो चूहे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, उनको अपने जाल में फंसा कर खा जाता है। तो ये हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। ये क्या करता है, इसके अंदर से एक आकर्षक सी खुशबू निकलती है जिसकी वजह से जो कीट हैं आकर्षित होते हैं, इसकी तरफ जाते हैं, और जैसे ही कीट इसके अंदर जाते हैं वैसे ही अपना ढक्कन बंद कर लेता है और उनको अपना शिकार बना लेता है। तो हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाएगा? मेघालय में पाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, एक पश्मीना शॉल में लगभग डैश साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है और एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। मतलब पश्मीना शॉल जो है जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में पाई जाती है
और अगर ऑप्शन में ये ना हो लद्दाख हो तो आप लद्दाख के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि उसी एरिया में ये पाई जाती है। तो पश्मीना शॉल जो होती है इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं और इसमें कितनी गर्मी होती है, कितने स्वेटर के बराबर, ये आपको बताना है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है हमेशा इसमें जो है 6 घंटे लगते हैं, कितने सॉरी इसमें 6 स्वेटर की बराबर गर्मी होती है। और कितने घंटे लगते हैं इसको बुनने में, 250 घंटे लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। और ध्यान रखना इसको ये लोग हाथ से ही बनाते हैं, ठीक है, पश्मीना शॉल को हाथ से ही बनाया जाता है और इसको बनाने में इसीलिए 250 घंटे लगते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है, थोड़ी कॉस्टली भी होती है। कभी आपको मौका मिले, आप सक्सेस हो जाए तो एक पश्मीना शॉल ज़रूर लेकर आना अपने लिए, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब मुझे अपना स्कोर बताना ज़रूर कमेंट करके कि आउट ऑफ 35 आपका स्कोर कैसा रहा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम को आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने में आपके बेस को तैयार करेंगे। तो पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चंस करा देती हूँ कुछ, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 3 PM CDP की क्लास आने वाली है, उसको ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों का अगर प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं तो मैं कंटिन्यू रखूँगी। वरना फिर मुझे अगर ऐसा लगा कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग नहीं देख रहे, तो फिर मेरे पास और भी बहुत सारे अभी क्लासेस पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, फिर मैं उनको कंप्लीट करूँगी। तो ध्यान रखना, सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें घर पर बैठ के। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप पढ़िए। तो टेक केयर।